आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ के इस अंक के साथ स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रामकिशन। तो आज हमारे साथ रेडियो स्टेशन के यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं सभी खेल खबरों पे चर्चा करने के लिए मोहम्मद आजम साहब। तो आजम जी, आपका रेडियो स्टेशन के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, and good evening to all the listeners. Once again, we are here with some traffic, prolific, and disappointing as well as happy news. So, start the show now. जी, काफी खबरें खेल के मैदान से हमारे पास हैं। एशियाई खेलों का भी आगाज अ, चीन के झांगजू शहर में हो चुका है और वहीं क्रिकेट की बात करें तो वहां भी काफी मैचेस प्रगति पर हैं। तो तमाम खबरों पर आपसे चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। वर्तमान श्रृंखला यानी 22 तारीख से खेले जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। लेकिन उससे पहले एक और श्रृंखला का आज आगाज हुआ, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, जो कि लीड्स में पहला मैच खेला गया वर्तमान श्रृंखला का। लेकिन मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, यूं कहें धुल गया, यूं कहें वॉश आउट हो गया। तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो पहले तो आप इंग्लैंड और आयरलैंड की श्रृंखला को कैसे देखते हैं? इसमें यदि जो रूट को छोड़ दे तो सारे नए प्लेयर हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए ये इंग्लैंड टीम ने ये फैसला लिया है। फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, जैक क्रॉली जैसे नाम है इसमें। तो और एक नया नाम है गेंदबाजी के लिहाज से रिहान अहमद का। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, इंग्लैंड या कोई भी इस समय टीम हो जो भी श्रृंखलाएं खेल रही, चाहे वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की श्रृंखला की हम बात कर लें या भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी होने वाली श्रृंखला की बात कर ले, सभी टीमें अपने विश्व कप के बैलेंस को कम से कम बनाने के बारे में सोच रही हैं और इंग्लैंड भी उसी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उसके बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो शायद वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी ये श्रृंखला खेल रहे हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अभी गाइडलाइन या डेडलाइन कुछ भी कह लीजिए, वो अभी खत्म नहीं हुई है आईसीसी की तरफ से अपनी टीमों की लिस्ट में कुछ फेरबदल करने के लिए। तो शायद ऐसा कुछ इंग्लैंड क्रिकेट सोच रहा हो, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो हम कहते हैं, उस तरफ वो सोच रहा होगा। इसीलिए सभी नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि इसमें से कोई क्या पता अद्भुत परफॉर्मेंस कर दे या कुछ ऐसा कर दे अनएक्सपेक्टेड, जिससे उसकी जगह बन जाए। क्योंकि हो सकता है कोई एक आध स्पॉट ऐसा हो जो इंग्लैंड अभी भी तलाश रहा हो। हालांकि इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलने का आदी रहा है, बहुत तेज गति से क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो। ऐसी स्थिति को अगर मैं मद्देनजर रखते हुए बात करूं तो शायद इंग्लैंड कुछ नया तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जी, निश्चित तौर से। लेकिन सारी टीमें अपने बेन स्ट्रेंथ को आजमा रही हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, जो भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत आ चुका है, वो कहीं ना कहीं अपने फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ अपनी जोर आजमाइश करेगा। इसके बाद मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि ये इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज ये क्यों है, इंग्लैंड के लिए क्या मायने हैं इसके। तो 27 तारीख लास्ट जो डेडलाइन है अपनी टीम को परिवर्तित करने की, तो संभवतः उसके लिए कुछ नए खिलाड़ियों को तलाशा जा रहा है। यदि कुछ भी प्लस पॉइंट मिलता है तो मुझे लगता है वो हर टीम जुटाने का प्रयास कर रही है, उसमें भारत भी क्यों ना हो। तो खैर, अब हम चर्चा करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला पर। तो 3 एक दिवसीय मैच खेले जाने हैं। संभवतः भारत का स्क्वाड जो है, मैं उसके बारे में फटाफट से आपको बता देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ उस टीम का हिस्सा है। साथ में शुभमन गिल
उस टीम का हिस्सा है। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर उस टीम का हिस्सा है। यदि हम विकेट कीपर्स की बात करें, केएल राहुल हैं जो कि टीम के कप्तान भी हैं शुरुआती 2 मैचों के लिए। और ईशान किशन का नाम विकेट कीपरों में शुमार है। रविंद्र जडेजा उस टीम का हिस्सा है जो कि वाइस कैप्टन की भूमिका में नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर उस टीम का हिस्सा है। वाशिंगटन सुंदर उस टीम का हिस्सा है। एक चौंकाने वाला नाम है, रविचंद्रन अश्विन उस टीम का हिस्सा है। और गेंदबाजी में यदि हम बात करें तो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, हाँ, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा उस टीम का हिस्सा है। नहीं है विराट कोहली, नहीं है रोहित शर्मा, नहीं है कुलदीप यादव, नहीं है हार्दिक पांड्या। तो और जो तीसरे एक दिवसीय के लिए टीम जो अनाउंस की गई है वो वही टीम है जो मजबूत टीम मानी जाती है, जो एशिया कप में लगभग खेली है वही टीम है। उसमें विराट कोहली आ जाएंगे, उसमें रोहित शर्मा आ जाएंगे, उसमें कुलदीप यादव आ जाएंगे, उसमें हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। अश्विन का नाम उसमें भी है। और अक्षर पटेल यदि फिट होते हैं तो अक्षर का नाम रहेगा, नहीं फिट होते हैं तो अश्विन और सुंदर में से कोई एक आएगा। तो ये तो रही बात। तो अब आप इसको, इस श्रृंखला को किस लिहाज से देखते हैं? हाँ, पहले तो भारतीय थिंक टैंक को कम से कम कप्तान अपना नहीं बदलना चाहिए था। रोहित शर्मा को ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने कप्तानी करने का एक्सपीरियंस अलग होता है। वहां से कुछ उन्हें सीख कर जाना चाहिए था आगे। हालांकि वो आखिरी मैच में कप्तान होंगे और न मालूम उस समय तक स्थिति क्या हो, क्या पता भारत 2-0 से पिछड़ रहा हो। हालांकि भारत को भारत में आके हराना बड़ा आसान काम यूं तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया ही है ना। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया हमेशा से फाइट बैक करती रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भारत में जबरदस्त चुनौती दी है, इसमें आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो या फिर बीते बरस कोई भी खिलाड़ी रहा हो। क्यों ना आप ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। टिम पेन रहे हों एक ज़माने में, डार्सी जो जो मतलब किसी भी टीम के अगेंस्ट उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करते, वो भारत के अगेंस्ट आके सब अपना बेस्ट देते हैं। और भारत की समस्या हमेशा से वही टेलेंडर्स वाली, और ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। बॉलर जो उनके हैं वो कम खतरनाक नहीं है बॉलिंग में, और बैटिंग में भी अच्छे हाथ वो आज़माते हैं। मुझे लगता है भारत की जो थिंक टैंक है, शायद वो ये सोच रही है कि कहीं कोई इंजरी ना हो जाए। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने अपने टॉप जो हैवी प्लेयर्स हैं उनको विश्राम दिया है 2 मैचों का। वो फिर मुझे समझ में नहीं आया। अगर इंजरी होनी है तो फिर तीसरे मैच में भी हो सकती है। तो फिर इन चेहरों को बाहर बिठा के मैच से दूर रख के आपको मिलेगा क्या? अल्टीमेटली आपकी टीम ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रही जो अच्छी टीम मानी जाती है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक उसको गिना जाता है। मैं तो समझता हूँ भारत को अपनी स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए था, और शायद इतने ज़्यादा बदलाव करना ठीक नहीं था। हालाँकि अश्विन का नाम बड़ा चौंकाने वाला है। अगर अश्विन का नाम तीसरे वनडे इंटरनेशनल टीम में है, जैसा आपने बताया मैंने भी पढ़ा, तो अगर ऐसा है, तीसरे वनडे में उनका नाम है, जो कि है ही, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि अश्विन की वर्ल्ड कप की टिकट कंफर्म हो गई है? अगर अ, अगर आप उनको रख रहे हैं तो। भई या तो आप रखते नहीं। और मैं समझता हूँ अश्विन को भारत में मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और भारत में उनकी स्पिनिंग एबिलिटी भी अच्छी है। आप जानते ही हैं क्रूशियल मैचेस में अच्छा करते आए हैं। हो सकता है कि कई और एक्सपर्ट्स हों, जानकार हों, क्रिकेट पंडित हों जो इससे इत्तेफाक ना रखें। बट मैं समझता हूँ अश्विन अगर टीम में है तो ये मान लीजिए आप लगभग उनका टिकट तय है। जी हाँ, निश्चित तौर से मेरे पास भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये है, यदि अश्विन टीम में है तो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा मैच से दूर रखना वो ठीक भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। तो मेरे भी अनुसार अश्विन जरूर खेलेंगे और एक एक्स फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि भारतीय पिचों पे अश्विन खतरनाक गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी हाल फिलहाल में कुछ गेंदें अपनी
तर्कश में नई जोड़ी है जो वास्तव में विकेट टेकिंग डिलीवरी है। खैर, एक और खबर आ रही है, वो ये भारत ऑस्ट्रेलिया मैच से ही मैं बात करूंगा, क्योंकि 8 तारीख को भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में भी आमना सामना होना है। तो ये जो श्रृंखला है, हाँ, मुझे लग रहा है यदि भारत में 2 एक दिवसीय मैच जो ये नई नवेली टीम चुनी गई है, इस टीम ने यदि अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या उसके बाद भी इन लोगों को तीसरे एक दिवसीय में बिठाना, क्या कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एब्सोल्युटली। अगर आप उन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं और वो आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, तो ये तो कहीं का तुक नहीं बनता ना कि आप उनको तीसरे मैच में बोले नहीं जी हमारे सीनियर प्लेयर्स आ गए हैं तो आप जाइए बेंच पर बैठिए। फिर आपने उनको खिलाया क्यों भाई? जब आपके सीनियर प्लेयर्स सारे फिट थे और इस समय आपको ज्यादा मैच प्रैक्टिस उनको देनी है क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप उनको ही खेलना है। ये जो नए नवेले खिलाड़ी आप खिला रहे हैं इनमें से शायद ही कोई एक ही दो हिस्सा हो अगले जो विश्व कप की टीम आएगी 27 28 30 तारीख तक जो भी उसकी डेडलाइन है। तो मेरी समझ से ये बात परे है कि भारत इतना एक्सपेरिमेंट आखिर कर क्यों रहा है? और केएल राहुल के साथ ये क्या तरीका है? कभी उनको कप्तान बना देते हैं और कभी वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं होते। कभी उनको आप रखते ही नहीं टी20 वनडे टेस्ट कहीं रखते ही नहीं है। तो मेरी समझ से ये परे है। बाकी थिंक टैंक है वो क्या सोचता है क्या नहीं वो उनकी अपनी समझ है, तालमेल बिठाया होगा कप्तान के साथ। और ऐसा तो होगा नहीं कि राहुल द्रविड़ या फिर रोहित शर्मा की इसमें कोई राय ना हो। कई बार जो कोचेज़ होते हैं बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। आप गैरी कर्स्टन को कैसे भूल सकते हैं? 2011 के वर्ल्ड कप में भारत विजेता बना उसमें बहुत हद तक रोल गुरु गैरी का था। आप इसको भूल नहीं सकते और आप इसे नकार भी नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने वो कॉम्बिनेशन खिलाया जो उनको कप्तान ने कहा और धोनी उस समय जब कप्तान थे तो उनको इसीलिए शायद ज़्यादा बेहतर कप्तान कहा जाता है। मैं खुद भी मानता हूँ कि वो ना एक कॉम्बिनेशन पकड़ते थे और उस कॉम्बिनेशन के साथ एटलीस्ट साल, डेढ़ साल, 2 साल वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उसी को ऊपर-नीचे करके। दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट आइडिया and even if Dhoni just left a legacy for you all, why don't you follow this type of things? Indian think tank would have done the same trick, same thing. उनको आके चांस देना चाहिए था उन्हीं प्लेयर्स को जिनके साथ आपको वर्ल्ड कप खेलना है। अरे भाई, नए प्लेयर को आप खिला के क्या फ़ायदा पाओगे? 2024 के जो टी20 वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम तैयार करिए समझ में आता है। आप 50-50 वर्ल्ड कप आपके घर पे है, मुँह बाये खड़ा है और आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये मेरी समझ से बहुत परे है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस विषय को लेकर। युजवेंद्र चहल के बारे में आप कभी सोचा आपने? उनको मतलब दूर-दूर तक कहीं उनका नामो-निशान नहीं है। ऐसा लगता है हरभजन सिंह का एक बयान पढ़ रहा था मैं कि शायद उन्होंने किसी को कुछ कह दिया होगा या उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी होगी भारतीय टीम में वो कोई वो थिंक टैंक के कोई मेंबर हो सकते हैं या फिर कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, उनकी किसी से लड़ाई हो गई हो। ऐसा कुछ हरभजन सिंह ने अपने बयान में बताया और उस पर बहुत ज़ोरदार बहस चल रही है एक हलके में कि आखिर युजवेंद्र चहल का नाम उन सूचियों में क्यों नहीं, जब आप इस तरह के प्लेयर्स तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जिनका अभी नंबर 4 को लेकर जो खेलने की कला है या एबिलिटी है, उस पर सवालिया निशान लगते आए हैं। तो फिर ये क्या है? मेरी समझ से तो कम परे है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने यूज़ी चहल के बारे में। हाँ, कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं है पिछले जो भी 2-4 मौके मिले। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि यूज़ी चहल के साथ जाना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट आप अश्विन के साथ गए हैं, इसमें भी मेरी यही राय है। बेशक लोग कहेंगे आप पीछे गए हैं, बेशक लोग कुछ नहीं, भी नहीं, कहें, मैं आपको लेकिन रोकना चाहूँगा। भारतीय जी, मैं इसलिए रोकना चाहूँगा क्योंकि भारत ने पहले ही एक गलती की थी। जब अश्विन ठीक-ठाक फ़ॉर्म में चल रहे थे, उसके बाद न मालूम क्यों अश्विन को अचानक से टीम से बाहर कर दिया। उनके बारे में सोचा तक नहीं गया। उनको दूर-दूर तक कोई खोज खबर उनकी नहीं ली गई। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता मैं आपसे काउंटर सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता नहीं कि भारत अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश मात्र कर रहा है? जी, ये भी बात हो सकती है और दूसरी बात जब-जब विश्व कप आता है, तब-तब अश्विन की याद भारत को आती है। ये भी एक सवाल है। ख़ैर, अश्विन को लेकर के बस यही कहना चाहूँगा मैं, भारतीय पिचों पे वास्तव में बड़े खतरनाक किस्म के वो स्पिन गेंदबाज़ हैं। ऑफ स्पिनर की तलाश थी, अश्विन को खिलाया है। मेरे हिसाब से एक भारतीय पिचों पे खिलाने का जो फ़ैसला है, वो बहुत सही फैसला लिया गया है समय रहते। अब मैं
एशियन गेम्स की तरफ आपको ले चलता हूँ। एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 1998 के बाद एक क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो मेंस के जो मैच हैं वो 27 तारीख से होंगे। एक दिन में 2 मैच होंगे। 6 बजे से पहला मैच प्रातः 6 बजे से, और दूसरा मैच सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बनाए गए हैं, और क्वार्टर फाइनल में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीधी एंट्री दी गई है। तो पहला आपसे सवाल, क्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो एशिया की मजबूत टीमों में से हैं, बनिस्बत की यदि हम और टीमें देखें, ग्रुप ए नेपाल और मालदीव और भी एक टीम है, तो और ग्रुप बी में ये कंबोडिया, जापान, ग्रुप सी में सिंगापुर, ये टोटली इन टीमों की मैं बात करूं तो मजबूत टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। क्या इनको क्वार्टर फाइनल में सीधी एंट्री मिलनी चाहिए थी? See, they are actually the powerhouse of for the cricketing fraternity as far as Asia is concerned. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. These are all four teams who are dominating the Asian cricket. Yes, Afghanistan is a very good side. They are trying to make up the losses what they had in the past years. So Afghanistan can be counted team number 5. But again, till now, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, these four teams are absolutely the powerhouse of the Asian Games. Yes, I completely disagree with the point. आप एशियन गेम्स रख रहे हैं, T20 का ये फॉर्मेट होगा, पहले आपको बताता चलूं, मेंस के लिए है ये। और ये मैचेस आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता रहा हूँ, केवल सिनिक प्लस और जियो सिनेमा पर देखा सुना जा सकता है। रामकृष्ण जी के द्वारा मुझे सुबह ये बात पता चली थी। एयरटेल डिजिटल टीवी पर आप चैनल नंबर 219 पर इसको सर्च कर सकते हैं। बाकी टीवी चैनल के लिए आप गूगल से सहायता ले सकते हैं। खैर, कभी-कभी एंकरिंग की भूमिका में आ जाता हूँ, करते-करते बड़ा अभ्यस्त हो गया हूँ, तो एक्सपर्ट के साथ-साथ कई बार थोड़ी एंकरिंग की भूमिका भी करनी होती है मेरे को, वो आदत में शुमार है। तो मुझे लगता है ये लगातार इस तरह की विवादास्पद चीज़ें आजकल एशियन काउंसिल में चल रही हैं, वो चाहे आप एशिया कप के बहुत सारे मैचेज़ उठा के देख लीजिए, बहुत सारे फैसले उठा के देख लीजिए, और ये एशियन क्रिकेट में 4 डायरेक्ट टीमों को एंट्री दे देना, मैं समझता हूँ बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यही चारों टीमें हो सकता है आगे आती, नो डाउट। इसमें कोई बस बहुत ज़्यादा संदेह वाली बात नहीं है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन ऐसा भी हो सकता था इनमें से कोई 1 या 2 टीम शायद, मान लो अगर उन किसी इनमें से जो आप और हम कमज़ोर टीमें मान रहे हैं, मालदीव हो, हांगकांग हो, व्हाटएवर, तो अगर इनमें से किसी का दिन अच्छा होता, क्या पता ये 1-2 की पार्टी स्पॉइल भी तो कर सकती थी ना। तो डायरेक्टली एंट्री दे देना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। ये एक तरीके से शायद इसलिए किया गया कि टाइम कम लगे, और बहुत सारे गेम्स होते हैं एशियन गेम्स में, आप जानते ही हैं। तो शायद टाइम मैनेजमेंट को मुझे लगता है वरीयता दी गई है, ऐसा मेरी समझ में आता है। बाकी आप क्या समझते हैं? आप ज़रूर बताइएगा। तो ये बातें हैं, और भारत बहुत मजबूत दावेदार है गोल्ड मेडल का, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालाँकि भारत की जो टीम है, वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हाँ, सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है। जी, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो एशियन गेम्स में मेंस के जो मैच शुरू होंगे वो 27 तारीख से होंगे, और भारत 4 तारीख को पहले मतलब भारत 4 तारीख को क्वार्टर फाइनल में खेलेगा। तो ये तो रही एशियन गेम्स की बात। और एशियन गेम्स में आपको यह भी बताता चलूं, जो उम्मीद की जा रही है भारत की 11 की, प्लेइंग 11 की, उसकी भी मैं चर्चा आपके साथ करता चलूं। जायसवाल और गायकवाड़, जो कि गायकवाड़ कप्तान है टीम के, शिवम दुबे उप कप्तान है, तो ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी का आगमन हो सकता है। 4 नंबर पे की यदि हम बात करें तो वो हमें तिलक वर्मा दिख सकते हैं। 5 नंबर पे रिंकू सिंह दिख सकते हैं, जो फिनिशर का भी रोल करेंगे। 6 नंबर पे जीतेश शर्मा की एंट्री हो सकती है, विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज तर्रार बैटिंग करते हैं क्योंकि T20 है। 7 नंबर पे उप कप्तान शिवम दुबे आएंगे, और 8 नंबर
पे वाशिंगटन सुंदर संभवतः दिख सकते हैं आपको। और 9 नंबर पे संभवतः यदि एक और स्पिनर खिलाया जाता है संभवतः, तो उस हल्के में शायद बिश्नोई आपको दिखे। और 10 नंबर पे और 11 नंबर पे आपको अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार की एंट्री दिख सकती है। ये शायद प्लेइंग 11 हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एशियन गेम्स में आपको क्या लगता है, भारत कहाँ तक पहुंचेगा। रिंकू सिंह ने कहा है हम गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। आगे हम चलते हैं। एशियाई खेलों में अभी बीते दिन भारत को झांगझू में जो खेल चल रहे हैं वहाँ फुटबॉल में 5-1 से चीन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो तो क्या कहना चाहेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी आप एशियाई खेलों में। उससे पहले महिलाओं का भी क्रिकेट होगा, उसमें हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तान है, लेकिन उन पे 2 मैचों का प्रतिबंध लगा है, तो वो दूसरों के 2 मैच नहीं खेल पाएंगी। अतः यदि टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो संभवतः शायद उनको मौका मिले। संक्षिप्त टिप्पणी में आपसे चाहूंगा कि जो भारत की पुरुष टीम है या महिला टीम है, आप कहाँ तक पा रहे हैं उनको? हाँ, देखिए भारत की जो पुरुष टीम है और महिला टीम है, दोनों टीमें बहुत संतुलित टीमें हैं और दोनों टीमों में कई नए चेहरे हैं। कई नई लड़कियों को मौका दिया गया है, कुछ नए अच्छे बेहतरीन फिनिशर्स को मौका दिया गया लड़कों की टीम में। मैं समझता हूँ भारत एक मजबूत दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे रिंकू सिंह ने कहा, एब्सोल्युटली वो सही है अपनी जगह पे, मैं खुद भी मानता हूँ भारत एक मजबूत दावेदार है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो समय पे और दिन पर परफॉर्मेंस कर पाएँ। कई बार भारतीय टीम आप देखते आए हैं पिछले कई वर्षों से फाइनल्स जैसे बड़े मुकाबले में जाके चोक कर जाती है और वहाँ साउथ अफ्रीका जैसा हाल हो जाता है, भारत कुछ खास कर नहीं पाता। तो ऐसी उम्मीद करूंगा मैं कि भारत कुछ बेहतर करे। और यहाँ आपने प्रतिबंध की बात की तो एक बात और बताता चलूं आपको, अपने दर्शकों को भी। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ियों के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट पाया गया है, तो उन पर कार्रवाई चल रही है। उसमें पूर्व ऑलराउंडर बांग्लादेश के नासिर हुसैन भी शामिल किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट के दोषी पाए जाते हैं आईसीसी या बीसीसीआई के नियमों को ना मानने के बाद, मैं समझता हूँ एक क्रिकेटर के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे होगा क्या? आपके देश की तो बदनामी जो होनी है वो होगी, बड़े लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन आपकी क्या छवि बनेगी लोगों में, वो बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। तो इसमें बांग्लादेश को इस तरह से चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। अभी आईएल जो लीग चल रहा था सऊदी वगैरह में, दुबई में, उनके कई प्लेयर्स के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का अ, दोष जो है वो लगभग-लगभग सिद्ध हो सा गया है और उसपे सज़ा का प्रावधान है। आईसीसी के जो आर्टिकल हैं 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.5, इसके अनुसार इनको सबको दोषी माना गया है। कई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स लिए दिए गए। उसमें टीम मैनेजर्स भी शामिल थे, तो उनका भी अपना कुछ किया जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत ठीक नहीं है और हरमनप्रीत कौर एक बेहतरीन प्लेयर, भारत की करोड़ों की आबादी का बोझ अपने कंधों पर उठाती हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह से चीज़ें करेंगी, तो शायद मैं समझता हूँ उनके ऊपर ये एक दाग होगा जो मिट नहीं पाएगा। सचिन तेंदुलकर से आप सबको सीखना चाहिए, हम सबको भी ज़िंदगी में निर्विवाद रहिए, बहुत आगे तक जाएँगे। विवाद ने अगर आपका एक बार पीछा पकड़ लिया, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। भारत की टीम अच्छी है, नो डाउट अच्छा करेगी, यस ऐसी उम्मीद करता हूँ। और उधर बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड पर भी आप एक बार प्रकाश डाल सकते हैं, वहाँ भी श्रृंखलाएँ चालू होने वाली हैं। बांग्लादेश के कप्तान ने कहा है, बल्कि न्यूज़ीलैंड के, कि न्यूज़ीलैंड को बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को हराना बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि बांग्लादेश ने पीछे साबित भी किया है। कहिए। हाँ, निश्चित तौर से कई सारी श्रृंखलाएं होनी है। विश्व कप का पहला मैच 4 तारीख से खेला जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच डिफेंडिंग खेला चैंपियंस और करंट चैंपियन। जाएगा। खैर, और अच्छा, कुछ सियासत खबरें भी हैं खेल के मैदान से मेरे पास। शाहिनशाह अफरीदी दोबारा दूल्हा बने हैं और वो सारी रस्में निभाई गई। पहले शाहिनशाह अफरीदी और
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हुई। उसके बाद जब सफाई देनी पड़ी तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा हमारे और उनके बीच कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट भी इधर उधर डगमगा रहा है। और वहीं लंका की बात करें, जब से भारत से एक शर्मनाक हार मिली है श्रीलंका टीम को, मेजबान टीम को, तब से आवाजें उठने लगी हैं कि श्रीलंका टीम को भी काफी परिवर्तनों से जूझना पड़ सकता है। जो विश्व कप का स्क्वाड 27 तारीख तक परिवर्तित किया जा सकता है। संभवतः कुछ नए चेहरे उसमें आपको दिख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इस अंक को हमें यहीं हाँ, बिल्कुल क्योंकि समाप्त करना चाहिए। लंबा शो और हो जाएगा तो फिर लोग इस उम्मीद के साथ कि आपसे कम फिर सुनते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।